नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्राइम और टेनिस की कहानी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप और आपकी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। जिसकी हत्या हुई वो जिंदा था, तो आखिरकार जो मरा वो कौन था? क्या नाम था उसका? रहने वाला कहाँ का था? तो आइए बताते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। दरअसल ये पूरी कहानी अंधा कानून जैसी फिल्म की स्क्रिप्ट के आधार पर कहानी को अंजाम दिया गया है। यह कहानी भोपाल के रहने वाले एक कैदी की है, जिसको उसके अपराध के बदले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। जुर्म की दुनिया भी अजीब है। कई बार जो होता है वो दिखाई नहीं देता, असल में जो नहीं होता है वो दिखाई देता है। इस कहानी में कत्ल की एक कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जिस शख्स की मौत होती है, मौके पर उसकी लाश भी मिलती है और सुसाइड नोट भी बरामद होता है। मौत के सबूत भी मिलते हैं और तो और मौत की वजह भी मिल जाती है। पुलिस भी मान लेती है कि मामला आत्महत्या का ही है, लेकिन मामला तूल तब पकड़ता है जब उस मरे हुए व्यक्ति की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पुलिस के हाथ लगती है। तो इस आत्महत्या के प्रति पुलिस की नज़रें भी बदल जाती हैं, जो अभी तक महज एक आत्महत्या मान रही थी। असल में ये मामला आत्महत्या का नहीं बल्कि प्लान के तहत की गई हत्या थी। पुलिस एक बार फिर तफ्तीश शुरू करती है और फिर जो कहानी सामने निकल के आती है तो उसे जानकर पुलिस भी दंग रह जाती है और सभी लोग इस कहानी के पूरी स्थिति को जानना भी चाहते हैं। असल में 29 जून साल 2019 को भोपाल के नीलबढ़ एरिया के हरिनगर में रहने वाला राजेश परमार, उम्र करीब 34 साल रही होगी, इस पर साल 2014 में एक हत्या का आरोप था और उसी केस में कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी। लेकिन समय बीत रहा था। कुछ दिन के बाद 14 दिन की पैरोल के वो बाहर आता है। 14 दिन पूरे होते हैं। 29 जून साल 2019 को वापस जेल भी जाना था। जेल प्रशासन को भी उसके लौटने का इंतजार था। तभी जेल प्रशासन को लोकल पुलिस से एक सूचना मिलती है। वो सूचना थी कि उस कैदी की मौत हो गई है जो आपकी जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था, जिसका नाम राजेश परमार है और वो 14 दिनों के लिए पैरोल पर बाहर आया था। उस कैदी ने उम्र कैद से परेशान होकर अपने ही घर पर आत्महत्या कर ली है और उस कैदी ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है और हैंडराइटिंग भी उसी की है। उस हैंडराइटिंग में अपनी मौत की वजह भी बताई है। ये जानकारी होने पर जेल प्रशासन भी अब लोकल पुलिस की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करने लगा। असल में कैदी राजेश परमार के पिता की अचानक मौत हो गई थी, इसलिए 15 जून को 14 दिनों की पैरोल पर वो बाहर आया था। 29 जून को उसकी पैरोल खत्म होने वाली थी और उसे 29 जून को हर हाल में जेल लौटना भी था। लेकिन 29 जून की सुबह होते होते घर में आग की लपटें निकलने लगी, जिसे देखकर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। कुछ देर बाद ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है और लोकल पुलिस मौके पर पहुंचती है। आग बुझाती है, लेकिन घर के अंदर इतना धुआं था कि कुछ भी समझ पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद धुआं कुछ कम होता है तो लोगों की नज़र एक युवक पर पड़ती है। जो युवक पूरी तरह से जल चुका था। चेहरा और शरीर पूरी तरह से झुलसा हुआ था। देखकर लग रहा था कि वो मर चुका है, लेकिन फिर भी पुलिस ने आखिरी उम्मीद में उसे तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां कुछ देर बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घर की तलाशी ली तो उस घर में एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें लिखा था कि मैं पिता की अचानक मौत से परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ। अब मुझे कोई पैरोल भी दिलाने वाला नहीं है। अब मैं जिंदगी भर जेल में ही पड़ा रहूँगा। तो इन्हीं सारी बातों से परेशान होकर आत्महत्या करने के सिवाय और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, इसलिए आग लगाकर आत्महत्या कर रहा हूँ। इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं होगा। अब इस सुसाइड नोट के आधार पर लोकल पुलिस ने भोपाल सेंट्रल जेल को सूचना दी। शव को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साधारण सुसाइड केस के तहत पुलिस ने इस केस को एक तरह से बंद कर दिया। शव का पोस्टमार्टम होने के बाद पुलिस ने शव को रिश्तेदारों को सौंप दिया
रिश्तेदारों ने भी अपने हिसाब से शव का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन इस पूरे मामले का एक नया मोड़ आया जब पुलिस के हाथ मृतक राजेश परमार की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लगी। उस समय भोपाल पुलिस के नए एएसपी अखिल पटेल के पास नीलबढ़ का एरिया था। उन्होंने जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ी तो हैरान हो गए। जैसा कि मैंने आपको कहानी में शुरू में बताया था कि जो होता है वो दिखाई नहीं देता और जो नहीं होता है वो दिखाई देता है। और यही बात इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी थी कि मौत गला दबाने से हुई है, यानी कि मौत की असल वजह आग या धुआं से दम घुटना नहीं बल्कि गला दबाकर पहले हत्या की गई है और उसके बाद शव को आग के हवाले किया गया। फिर पुलिस इस तफ्तीश में जुट जाती है। तुरंत मौके से ली गई फोटोग्राफ अपने पास मंगाती है। सभी फोटो की बारीकी से जांच करती है। उसको फिर से देखा जाता है। तभी एक फोटो में मरने वाले शख्स के दोनों पैर आपस में जुड़े व चिपके दिखाई देते हैं। लेकिन यह भी है कि जब भी कोई जलकर मरेगा तो वो तड़पने लगेगा, फिर उसके पैर आपस में चिपके रहने के बजाय अलग अलग होने चाहिए। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं था। अब पुलिस दूसरी तस्वीर भी देखती है। उसमें पता चलता है कि उस शख्स का चेहरा और सीने वाला हिस्सा ही पूरी तरह से जला हुआ है, जबकि हाथ पैर ज़्यादा नहीं जले थे और अजीब तरीके से अंदर की ओर मुड़े थे। पुलिस गेस करती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जलाने से पहले हाथ और पैर बांधे गए हों। मौके से ली गई फोटो देखने के बाद पुलिस एक बार फिर टीम के साथ मौके पर पहुंचती है। घटना स्थल को बारीकी से देखती है, फिर आसपास लोगों से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि घटना के एक दिन पहले राजेश परमार के साथ 2 अन्य लोग भी देखे गए थे। अब पुलिस सोचती है कुछ तो है जो हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, नज़रों से कुछ तो है जो बच रहा है। पुलिस सामने 2 रास्ते थे। पहला तो ये फाइल बंद कर दें और दूसरा रास्ता ये था कि फाइल को फिर से खोलें और नए तरीके से जांच शुरू कर दें। तो पुलिस दूसरा रास्ता चुनती है और फाइल को दोबारा से खोलती है और नए तरीके से जांच शुरू करती है। लेकिन जांच की पहली ही कड़ी जोड़ने में पुलिस के हाथ पैर फूल रहे थे। पुलिस सोचती है कि जब राजेश को सुसाइड ही करना था तो फिर उसकी हत्या क्यों की गई और कौन था वो जिसने राजेश की गला दबाकर हत्या कर दी। अब पुलिस के सामने ये भी बड़ा सवाल था जिसका जवाब पुलिस को ढूंढना था, लेकिन ना तो कोई सवाल मिल रहा था और ना ही कोई उसका जवाब। काफ़ी कोशिश करने के बाद पुलिस को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मरने वाला राजेश ही ना हो बल्कि कोई और हो। अब पुलिस के सामने एक और सवाल था, मगर ये राजेश नहीं है तो फिर कौन है जिसकी मौत हुई है। पुलिस राजेश का मोबाइल नंबर रिश्तेदारों से लेती है जो राजेश ने जेल से आने के बाद एक्टिव था, लेकिन अब वो बंद था। उसकी आखिरी लोकेशन भी भोपाल की ही थी। पुलिस ने उस नंबर की कॉल डिटेल निकाली और डिटेल निकालने के बाद नंबर सर्च किया, चेक किया कि किस नंबर से ज़्यादा बात हो रही है। तो उसमें एक नंबर था जिसमें कई बार आपस में बात की गई थी। उस नंबर को संपर्क करती है पुलिस, उस नंबर की भी डिटेल निकालती है, लेकिन वो भी नंबर बंद जा रहा था। लेकिन एक सवाल था जिसका जवाब पुलिस को मिल गया था। वो नंबर निहाल नामक व्यक्ति का था। लेकिन अब पुलिस के सामने निहाल को खोजने की एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन पुलिस के मन में एक सवाल भी था कि कहीं निहाल की ही तो हत्या नहीं कर दी गई। इसके अलावा भी पुलिस के सामने कई सवाल थे जो अभी भी सुलझाने थे। फिलहाल कई सवाल पुलिस के लिए उनके जवाब मिल जाएं इस तलाश में जुट गई। फिर पता चला कि निहाल मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और कुछ दिन पहले राजेश के मकान में किराए पर रहता था, लेकिन कुछ महीने पहले यह दूसरे मकान में शिफ्ट हो गया था। उधर पुलिस जांच कर रही थी कि निहाल की फ़ोन की लोकेशन गुजरात में मिलती है। उसके बाद से पुलिस की एक टीम गुजरात पहुंचती है और निहाल को दबोच लेती है। उसके बाद जब पुलिस उससे कड़ाई से पूछताछ करती है तब उसने जो कहानी बताई वो बेहद चौंकाने वाली थी। निहाल ने बताया कि पैरोल पर आने के बाद
राजेश ने उससे संपर्क किया था और फ़ोन से बात हुई थी, तो उसने उससे मिलने की बात कही थी, तो अपना समय निकालकर उससे मिलने के लिए गया था। वो बहुत परेशान था, इमोशन में था, क्योंकि उसके पिता की मौत हो गई थी और उसके पिता की मौत होने के बाद ही शायद ही कभी पैरोल पर वो बाहर आ सकता। इसलिए उसने सोचा कि वो दुनिया के सामने मर जाए और असल में वो जिंदा रहे। इसके लिए उसने एक प्लान बनाया और क्राइम सीरीज भी देखता रहा। इसके बाद एक खौफनाक आइडिया अपनाया, जिसके लिए उसने घर में रहने वाली एक महिला को 29 जून को घर के बाहर भेज दिया। उसने साजिश रची और 29 जून को पैरोल खत्म होने के बाद भी उसे जेल न जाना पड़े, इसलिए 28 जून को ही उसने दूसरे शख्स को अपनी जगह मारकर और वो खुद कहीं दूर चला जाए, इसकी तैयारी में वो जुट गया। इस काम के लिए उसने मुझे बुलाया था, लेकिन मौके पर मैंने उसे साफ मना कर दिया था। इसके बाद उसने मुझे इसी काम के लिए 1 लाख रुपए का लालच दिया था और कुछ पैसे एडवांस भी दिए थे, जिसका मेरे अंदर लालच आ गया था। इस तरह 29 जून को पैरोल खत्म होने के ठीक एक दिन पहले, यानी 28 जून को, हम दोनों अपना अपना मोबाइल घर पर ही छोड़कर घूमने निकल गए, ताकि मोबाइल की लोकेशन ट्रेस ना हो सके। इसके बाद एक पेट्रोल पंप पर राजेश को अपने ही उम्र और लंबाई वाला एक युवक मिला। उस युवक का नाम राजू था। दोनों बातचीत करते हैं और उसी दौरान दोनों दोस्त बन गए थे। तो बातों बातों में दोनों ने राजू को राजेश के घर पर पार्टी और शराब पिलाने के बहाने तैयार कर लिया। राजू मजदूरी करता था, तो इसलिए खाने और शराब की लालच में तुरंत तैयार भी हो गया और हम दोनों एक साथ राजेश के घर आ गए, जहां हम लोगों ने अपने आप को बचाते हुए राजू को खूब जमकर शराब पिलाई। और जब वो नशे में अपने होश को बैठा तो राजेश ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद दोनों ने उसके हाथ पैर रस्सी से बांध दिए, ताकि अगर वो जिंदा भी हो तो आग से ना बच सके। हाथ पैर बांधने के बाद उसे फर्श पर लिटा दिया और घर पर रखी किताबों को ऊपर डाल दिया। फिर राजेश ने एक सुसाइड नोट लिखा और कुछ दूरी पर रख दिया, ताकि पुलिस को सही सलामत सुसाइड नोट मिल सके। इसके बाद दोनों ने बाइक से निकाला हुआ पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे वो पूरी तरह से जल जाए। क्योंकि घर का दरवाज़ा बाहर से बंद होने पर साजिश का शक हो सकता था, इसलिए दोनों ने घर के दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया और छत के रास्ते बाहर निकल जाए। तो उसके बाद खिड़की से माचिस जलाकर तीली को अंदर फेंक दिया। इस तरह से जब आग की लपटें तेज हो गईं तो दोनों वहां से एक साथ ही फरार हो गए। साजिश के तहत राजेश ने निहाल का पुराना सिम कार्ड अपने साथ ले गया और साउथ इंडिया में चला गया, तो दूसरी ओर निहाल भी गुजरात चला गया। अब निहाल की बातों में कितनी सच्चाई है, ये पता लगाने के लिए पुलिस ने लोकल पुलिस से संपर्क किया, तो पता चला कि राजू की पत्नी ने 28 जून की ही रात लोकल पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके अलावा राजेश के घर से राजू की चप्पलें भी मिली थी, जिसे राजू की पत्नी ने पहचान भी लिया था। अब पुलिस को कई सवालों के जवाब मिल गए थे और पुलिस पूरी बात समझ गई थी। लेकिन अब जब तक राजेश नहीं मिलता है तब तक जांच अधूरी है। लेकिन अब पुलिस को यकीन था कि आज नहीं तो कल राजेश निहाल को संपर्क जरूर करेगा। इस तरह से कुछ दिन बाद ही राजेश का फोन निहाल के पास आ ही गया। पुलिस की मौजूदगी में निहाल ने राजेश से बात की और करने के बाद राजेश ने निहाल से कहा और वहां के बारे में पूछा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। निहाल ने भी बताया कि कुछ गड़बड़ नहीं है और पुलिस को कुछ शक भी नहीं है और पुलिस को कुछ पता भी नहीं चला। तो फिर राजेश ने कहा कि चेन्नई में उसे कुछ मदद चाहिए, अगर कोई दोस्त हो तो उसे बताए। इस पर निहाल ने कहा कि वो उसे जल्द ही बताएगा और उसके बाद फ़ोन कट हो गया। जब पुलिस ने भी राजेश को पकड़ने के लिए फिल्मी कहानी रची, इसके तहत पुलिस ने कुछ लोगों को चेन्नई भेजा और उन्हें लोकल बनकर राजेश ने मिलने के लिए कहा। इस तरह प्लान के तहत निहाल ने राजेश को चेन्नई में रहने वाले अपने एक दोस्त का जिक्र करते हुए नंबर शेयर किया
उसके बाद राजेश निहाल का दोस्त समझकर बात करने लगा। जैसे ही राजेश ने लुंगी और माथे पर टीका लगाए दो युवकों को देखा तो निहाल का दोस्त समझकर मदद मांगी और उससे मिलने पहुंचा, और तभी करीब आते ही पुलिस की टीम ने उसे पकड़ लिया। इस तरह से पुलिस ने एक माइंड ब्लोइंग मर्डर केस का खुलासा किया। तभी 8 जुलाई 2019 को केस का पूरा खुलासा करते हुए मीडिया के सामने रख दिया।